बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस कर रहे हैं और जो असेसमेंट की टाइमिंग के डन होने की बात है ये हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। दो ऑप्शन में से एक को वैल्यूएट कर लेते हैं या फ्राइडे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है ना। एक आसान सबसे बात है, उसमें वो लोग भी अकोमोडेट हो जाएंगे जिन्होंने सैटरडे को ना आने का फैसला कर रखा, ठीक है ना। और अगर सैटरडे को हम उसमें रखते हैं तो उसमें सिर्फ आपका ये मसला हल हो जाएगा कि अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे इसमें होना। इनकम फ्रॉम सैलरी, हमने कहा कि कोई भी हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए था। और एक हम बेटा बस कर दें, एक हम सैलरी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। पहला पॉइंट एनी पे, वेज, रिन्यूमरेशन, ये सारी बात अब हमें सारी समझ आ गई है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट हमारा था कि एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। तो हमने कहा कि जनाब ये भी हो सकता है उसके अंदर। अब ये वाली बात भी हमें समझ आ गई है एंड हाउ टू कन्वर्ट, ये वाली बात भी हमें समझ आ गई है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट था अलाउंस के बारे में, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। अलाउंस पे एक एक्सप्लेनेशन भी हमने ऐड की थी। फिर और आगे चले तो हमने बात की थी एनी अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय, ये वाली बात आ गई थी, करते हैं। एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ, इन एडिशन टू, ये वाली बातें भी हो गई हैं। फिर एक बात हो रही थी एनी फंड, प्रोविडेंट फंड, ये वाली बातें भी अब हमारी काफ़ी हद तक कवर हो गई हैं, ठीक है ना। और फिर एक बात आ रही थी ये वाला पॉइंट, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14, ये पॉइंट हम कल डिस्कस करके गए। इसको हम कह रहे थे एम्प्लॉय शेयर्स के, ठीक है ना। तो ये सैलरी की डेफिनेशन ही के पॉइंट हैं जिन्हें हम रिमेनिंग पॉइंट को डिस्कस करते जा रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं जनाब, कहाँ पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे किस पर? हम पहुंच गए थे एम्प्लॉय शेयर स्कीम। कल हमने बात की, वो तो हमने दानिस्ता छोड़े ना, वो तो हम पहले एम्प्लॉय शेयर स्कीम को करके फिर उसके ऊपर वापस आएंगे। हम प्रोविडेंट फंड और बाकी फंड में गैप क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि आप उसको कहीं पढ़ लें, अगर खुदा ना खास्ता तो बेहतर हो जाए काम। अच्छा जी जनाब, ये वाली बात हमने कल डिस्कस की थी कि व्हाट इज एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ठीक है। इसको हमने टेकअप करना शुरू किया कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम है क्या। एम्प्लॉय शेयर स्कीम मींस एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी मे इशू शेयर टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी। मेन टेक्निकल बात तो हमने ये करनी थी। फिर हमने इसकी कुछ दूसरी बातें की, ऑप्शन और राइट। हमने कहा ये एक लेटर है जो आपको एक राइट क्रिएट करता है कि एक फिक्स प्राइस पर एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर आपको एलोकेट कर दिए जाएंगे। एक्सरसाइज ऑफ राइट का मतलब है आपने फॉर्म फिल करके चेक जमा करा के वो कंपनी को कहा मुझे शेयर दे दो, ठीक है ना। सेल ऑफ राइट का मतलब है आपने कंपनी को पैसे नहीं जमा कराए, आपने अपना ये राइट किसी और को सेल कर दिया। एक्सरसाइज का मतलब है आपने शेयर खरीद लिए, आपको ये बात पसंद आई है कंपनी की, आपने शेयर परचेज कर लिए। और सेल ऑफ राइट का मतलब है आपने शेयर नहीं खरीदे हैं लेकिन आपने जाया भी नहीं किए हैं, कभी आप एमएफए में ये बात पढ़ेंगे कि यार मुझे फायदा यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इस तरह की कुछ एक कैलकुलेशन पढ़ेंगे आप। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि एक बंदा, उसे राइट मिला ना, उसने जाके राइट लेटर रिसीव किया, ना राइट एक्सरसाइज किया, ना राइट सेल किया, ठीक है ना। इसने तो कुछ भी नहीं किया। बेटा कल आपने अब ये देना, हमने आपस में डिसाइड किया कल ये अपना टेस्ट लेके आएंगे, कल हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब प्रिंट को सेव कर लें, बार बार प्रिंट नहीं निकालने हम। सेल ऑफ राइट का मतलब है मैंने राइट सेल कर दिया है। राइट के की एक वैल्यू नेचुरल हो सकती थी, कल हमने इसके ऊपर बात की है कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जो हम दो लोग आपस में शेयर कर लें। तो नेचुरली राइट सेल हो सकता है अगर कोई बेनिफिट अटैच है उसके साथ। तो फिर हमने अब इन इवेंट्स की टैक्सेशन पढ़नी थी।
इन 3 इवेंट की टैक्सेशन पढ़नी थी। खाली राइट मिला है, अभी कुछ नहीं हुआ, इसकी टैक्सेशन क्या है। हमें राइट मिला था, हमने राइट सेल कर दिया है, इसकी टैक्सेशन क्या है। हमने राइट एक्सरसाइज कर दिया है, इसकी टैक्सेशन क्या है। ठीक है ना। अब अलग अलग बात हो रही थी कि ये बातें हमने पढ़नी है। टैक्सेबिलिटी एट ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन, सेक्शन 14 चल रहा है ना, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 इस बात को मैं बता रहा है कि भाई अगर खाली ऑप्शन मिली है, अभी राइट लेटर मिला है और कुछ भी नहीं हुआ तो कोई और जाहिर है इसके दरमियान में टैक्स ईयर क्लोज हुआ है, तभी तो टैक्सेशन की बात आएगी ना। मुझे राइट मिला हुआ है लेकिन राइट एक्सरसाइज करने की डेट कोई जुलाई की है, तो तब ये सिचुएशन आएगी। इसका मतलब है मेरे पास राइट है, मैंने अभी ना राइट एक्सरसाइज किया ना सेल किया, तो कह रहे भाई फिर इसकी टैक्सेशन भी कोई नहीं है। नो बेनिफिट इज ड्राइव बाय एम्प्लॉय। फिर आ गया कि मुझे राइट मिला था लेकिन मैंने अपना राइट सेल कर दिया, तो कहते कोई बात नहीं है। कितने का सेल किया, राइट मिला कितने का था, कहते फ्री मिला था, तो कहते फिर ये सारा गेन हो गया। और अगर कोई थोड़े से नॉमिनल से नॉन मटेरियल अमाउंट आपने पे की थी तो माइनस कर लो, क्योंकि राइट लेने की कॉस्ट ना होने के बराबर होगी। और अगर क्वेश्चन में नहीं है तो इसका मतलब है 0 है, तो फिर जितने का राइट सेल किया है वो आपकी सैलरी है, क्योंकि ये वाला गेन आप इतने अफलातून नहीं है, ये गेन एम्प्लॉयर ने कमा के दिया आपको, आपने कुछ नहीं किया। एम्प्लॉयर की एक पॉलिसी की वजह से ये गेन आपके पास आया है, इसलिए ये कहाँ ऐड हो रहा है, सैलरी में ऐड हो रहा है। फिर बात आ गई कि नहीं जनाब हमने तो शेयर खरीद लिए, राइट सेल नहीं किया बल्कि हमने क्या कर दिया है, शेयर खरीद लिया है। तो कहते हैं जनाब अच्छा पहले जब भी शेयर खरीदेंगे तो देखना है एम्प्लॉयर ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई। तो लिखा हुआ है इशू ऑफ शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, यानी सेल करने पे कोई पाबंदी नहीं। जिस दिन आपके शेयर मिले आप अगले लम्हे सेल कर दें, कंपनी को कोई एतराज नहीं है। वो कहते हैं इसकी ट्रांजैक्शन, इसका गेन। वो कहते हैं देखो यार अब इसमें पहली बात तो ये समझो आपने शेयर बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, वो एक अलग इवेंट है। आपने देखना है आपको शेयर मिले कितने के हैं, यानी उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है जिस दिन आपको शेयर इशू हुए हैं। और अगर शेयर इशू की डेट अलग नहीं गिवन तो जिस दिन आपने राइट एक्सरसाइज किया है वही डेट है, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू उठाओ। उसमें 2 कॉस्ट हो सकती हैं, एक शेयर खरीदते हुए पैसे दिए, एक राइट खरीदते हुए पैसे दिए, दोनों माइनस कर लो। और अगर ये एक ना गिवन हो तो ना करना, वो 0 है, दोनों ही ना गिवन हो तो दोनों ही 0 है। ये बात समझ आ रही है ना। हो सकता है एम्प्लॉय ने आपको बिल्कुल फ्री शेयर दिया, तो राइट के उसने क्या पैसे लेने थे, उसने तो शेयर के भी पैसे नहीं लिए, तो फिर ये दोनों ही 0 हैं। फेयर मार्केट वैल्यू में एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। जिस दिन स्कीम अनाउंस हुई, मतलब इस तरह की बातें करेगा कि जिस स्कीम हमने अनाउंस की थी 1 जून 2023 को, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 75 रुपीज, एक्सरसाइज डेट थी 15 जून 2023, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 80 रुपये और क्लोजिंग डेट थी ईयर क्लोजिंग 2023। ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ वो चेक करना चाह रहा है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कहाँ खड़ा है। फेयर मार्केट वैल्यू में किस दिन की चाहिए, जिस दिन शेयर इशू है, जिस दिन शेयर इशू है, शेयर इशू की डेट ही कोई नहीं गिवन, तो जिस दिन एक्सरसाइज किया ये लेंगे। लेकिन अगर इसके साथ ही कहे कि शेयर इशू हो गए हैं 20 जून को, तो और फेयर मार्केट वैल्यू 20 जून की है 85 रुपये, तो फिर एक्चुअली तो लॉ इसकी बात कर रहा है। अनाउंसमेंट का कोई जिक्र नहीं है, ईयर एंड की कोई जिक्र नहीं है, इसका जिक्र है। ये नहीं है तो हमने जुगाड़ निकाला है पाकिस्तानी तरीके से कि फिर क्या करना है, फिर एक्सरसाइज वाली डेट ले लेनी है। ठीक है ना। लॉ क्या कह रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ इशू। यहां तक का अगर कोई गेन आ रहा है तो ये सैलरी है, लेकिन अगर इसके बाद ओवर एंड अबव है तो दैट इज कैपिटल। ओवर एंड अबव
मतलब अब अगर ये शेयर 80 रुपए से भी ऊपर का चला गया, ये 110 का हो गया, तो ऊपर वाले शेयर की बात हो रही है, 30 रुपए की बात हो रही है, दैट इज कैपिटल गेन। ये बात कलम पढ़कर समझ कर गए, ऐसे ही है। अच्छा जनाब, अब आते हैं, हमने कहा ये कलम ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। अब आते हैं कि अगर हमारे पास शेयर में रिस्ट्रिक्शन आ गया, टैक्सेबिलिटी, इशू ऑफ शेयर विद रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, तो लॉ क्या कह रहा है? व्हेन एन एम्प्लॉय एक्सरसाइज एन ऑप्शन एंड शेयर आर इशूड टू एन एम्प्लॉय बट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर इज इम्पोज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, amount chargeable to tax under the head salary for that year shall be calculated as follows. अब वो कह रहा है fair market value when restriction is removed at the time of issue, नहीं अब देखना है when restriction is removed, उस दिन की fair market value, बाकी वही cost वही माइनस की, और ये वाली अमाउंट सैलरी में चली गई है क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते लगाते आपको यहाँ तक लेकर आया है, तो ये सारा एम्प्लॉयर का ही क्रेडिट है, इसलिए अंडर द हेड सैलरी ही काउंट होगा। कोई बड़ी लंबी चौड़ी और मुश्किल बात नहीं है। क्या देखना है? व्हेन फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन रिस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड, अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो where share issued to an employee under an employee share scheme are subject to restriction, fair market value will be taken earlier of, law ने लिखा है the time the employee has a free right to transfer the share, और दूसरा है the time employee disposes of the share। अब ये ना एक एक्सेप्शन को एड्रेस करने के लिए लॉ ने ऐसे लिखा है, अदरवाइज आपको समझने के लिए पिछली बात काफी है। एक ना एम्प्लॉय के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये देखिए, एक एम्प्लॉय को हमने शेयर इशू किए, हमने शेयर इशू किए 15 जुलाई 2023 को, और उसे कहा कि यार ये शेयर 30 जून 2025 से पहले सेल, रिस्ट्रिक्शन आ गई, ठीक है। शेयर इशू हो गए हैं 23 में, 15 जुलाई कहीं शेयर इशू हो गए, बल्कि जुलाई को भी आप जून ही कर, एक टैक्स ईयर और इन्वॉल्व कर लें। अब समझने वाली बात है कि टैक्स ईयर 2023 में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 24 में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 25 में क्या करेंगे? आप फेयर मार्केट वैल्यू और गेन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन चल रही है। इस दिन फ्री हो गए हैं, इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेके 2025 में ये टैक्स हो जाएगा, भले आपने शेयर बेचे हैं या नहीं बेचे। ये बात समझ आई? लेकिन 2023 की टैक्सेबिलिटी क्या है? कोई नहीं है। 24 की क्या है? कोई नहीं है। अब कंफ्यूज करने के लिए वो आपको 23 की भी फेयर मार्केट वैल्यू बता रहा है, 24 की भी बता रहा है, 25 की भी बता रहा है, लेकिन आपने क्वेश्चन में से रीड कर लिया कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो आपको पता चल गया कि अब मेरा ये वाला केस चल रहा है। सर वो एक्सरसाइज करने वाली बात यहाँ नहीं अप्लाई करेगी? कौन सी एक्सरसाइज? अभी रिस्ट्रिक्शन है लेकिन हम लोगों ने वो राइट तो ले लिया ना। हाँ ले लिया, तो वो अप्लाई करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे ना, ये तो बस समझा रहा हूँ। अगर रिस्ट्रिक्शन है तो इस साल की सैलरी में ऐड होना है। 23 में इसलिए नहीं ऐड हुआ कि एक्सरसाइज हो गया है। मसलन फर्ज किया ये तारीख थी ना, आपने 20 जून 2023 को शेयर खरीद लिए हैं, एक्सरसाइज हो गए हैं, उस दिन की फेयर मार्केट भी अवेलेबल है, लेकिन लॉ ये कह रहा है यार क्या मैं ये गेन ले सकता हूँ इस वक्त? नहीं ले सकता। क्या ये अक्रू हो गया है? नहीं हुआ। मेरे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है, 2025 तक तो इसे बेच ही नहीं सकता। और अगर यहाँ टैक्स ले लिया जाता तो पहली बात है ये जो सैलरी की टैक्सेशन है उस बुनियादी उसूल के डेविएट हो जाता, क्योंकि सैलरी रिसीट बेसिस पर चल रही है, तो ये तो एक्रू भी नहीं हुआ, ये तो भी एक्रू भी नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात ये, फर्ज किया यहाँ गेन आता 80 रुपये और यहाँ पहुँचते पहुँचते 110 हो गया है,
यहां तक का गेन एम्प्लॉयर की वजह से आ रहा है क्योंकि उसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। अच्छा, एम्प्लॉयर ने दानिस्ता रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, फर्ज कर लें हमारी फेवर में ही लगाई थी। उसने कहा यार ये जो एम्प्लॉय है ना, मैं असल में तो इन्हें बेनिफिट देना चाह रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। अब हमारे वो आपने कभी I2B में पढ़ा था, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट। अब शेयर तो बेचारे यहाँ के लोगों ने खरीदे हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ने। स्ट्रेटेजिक विजन तो यहाँ के लोगों के पास है। हमें पता है आज शेयर 80 रुपए का है और अगले 3 साल में शेयर उठा के हमने 300 पे ले जाना है, लेकिन हमने एम्प्लॉय को शेयर दिया है और वो 80 रुपए के लेकर ही बेच बूझ के फारिग हो गए हैं, और जब वो 300 का शेयर हुआ वो फिर आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हमने दानिस्ता ही क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ये सारा हमारे लिए गेन कौन अर्न करके दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो यहां तक की सारी अमाउंट कहाँ जानी चाहिए थी, सैलरी में जानी चाहिए थी। ये हम रैशनल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही टीचर होने के नाते, वरना तो इसका जवाब है कि यार यहाँ यही लिखा हुआ है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की लेनी है, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिमूव होनी है। अगर विद रिस्ट्रिक्शन आए हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिमूव होनी है, और अगर रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं तो जिस दिन शेयर इशू होने। ये बात क्लियर हो गई। अब कहानी थोड़ी सी यहां से हम ट्विस्ट करते हैं। इस बंदे के ऊपर शेयर की हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब वट एवर द रीजन इज, इधर देखें, इस बंदे पर हमने शेयर की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, 2025 तक शेयर नहीं बिक सकते। वट एवर द रीजन इज, कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई किसी भी रीजन से, जनरली सब लोगों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इस एम्प्लॉय को हमने अलाउ कर दिया 30/9/2024 को कि आप अगर चाहें तो अपने शेयर सेल कर लें। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसको, ठीक है ना, सिर्फ इसको। कोई मेडिकल ग्राउंड हो गई, इसको पैसों की जरूरत पड़ गई, हमने कहा बेचारे को लोन दें यार, इसके शेयर ही पड़े हैं, ये बेच ले अगर बेचना चाहता है। रिलैक्स किया हमने इस वाली बात को। अब फेयर वैल्यू ये लेनी कि ये लेनी, इसके लिए उन्होंने ये नीचे वाले द टाइम द एम्प्लॉय डिस्पोजेस ऑफ द शेयर। इसका मतलब है ये नीचे वाली बात तो किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आएगी, जनरली रिस्ट्रिक्शन लगेगी, सबके लिए लगेगी, अक्रॉस द बोर्ड लगेगी। लेकिन कोई रीजन हो गई कि रिस्ट्रिक्शन एक्चुअल शेयर उससे पहले डिस्पोज ऑफ हो गए, यार ऐसे थोड़े शेयर डिस्पोज ऑफ कि रिस्ट्रिक्शन लगी भी हुई और शेयर डिस्पोज ऑफ हो गए। इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन कहीं रिमूव हुई होगी। लेकिन लॉ ने ये नहीं कहा कि रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई होगी, उसने कहा यार अगर शेयर उससे पहले बिक गए तो विच एवर इज अर्लियर हमने टाइम ले लेना। ये बात समझ आई है? 99% तो यही होना है ना, जब रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो रिस्ट्रिक्शन का टाइम खत्म होगा, वहां से आप उसको क्या करेंगे, लेकिन वो कहता है रिस्ट्रिक्शन 2000, अब सवाल एग्जाम में आया ना, रिस्ट्रिक्शन 2025 तक लगी हुई है लेकिन एक्चुअली शेयर इस तारीख को सेल हो गया, तो लॉ करता विच एवर इज अर्लियर, तो हमने इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यूज पर कैलकुलेशन कर देनी है। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जनाब, इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इसको अगर हम समराइज करें, अब मैं टैक्सेबिलिटी डिस्कस करना चाह रहा हूं ना, इसलिए मैंने कहा कि खाली ग्रांट की तो टैक्सेबिलिटी कोई नहीं है। एक टैक्सेबिलिटी हो सकती है सेल ऑफ ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिली, आपने ऑप्शन सेल कर दी, थोड़ा गेन कमा लिया था। दूसरी है शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तीसरी आ गई शेयर विद रिस्ट्रिक्शन। अब वो जो हम रोज बात कहते हैं ना कि यार आजकल सवाल का स्टाइल क्या चल रहा है 360 पर, कि एग्जामिनर कंपैरिजन में बातें करता करता आगे चला जाता है। अब ये वाली तैयारी आपको ऐसे मिलेगी, स्लाइड में से मिलेगी कि यार ये सिनेरियो अलग है, ये सिनेरियो अलग है, ये सिनेरियो अलग, किस सिनेरियो में किस बात को फोकस करना है। अगर हम पहला केस ले रहे हैं कि सेल ऑफ ऑप्शन, तो फिर क्या है, ऑप्शन इज नॉट टैक्सेबल अंटिल इट इज सोल्ड, और जब सेल हो जाएगी तो फिर क्या उसूल लगेगा, कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, टैक्सेबिलिटी हमें समझ आ। मैंने दोनों बातों को यहां कवर कर दिया कि ताकि ये वाली बात भी समझ आ जाए, ये वाली भी समझ आ जाए। दूसरा सिनेरियो आ गया जनाब शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन।
रेलिवेंट फेयर मार्केट वैल्यू इज एट द टाइम शेयर आर इशूड। यही मेन है ना, कॉस्ट तो सारे केसेस में सेम है ना। अगर हमने शेयर जितने का मिला है वो तो एक फिक्स प्राइस हो गई है, अगर ऑप्शन की कोई पैसे दिए हुए हैं वो तो शेयर ऑलरेडी फिक्स हो गया। अब रह गया फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है, और अगर शेयर हमें मिले हैं कौन से विद रिस्ट्रिक्शन, तो फिर हमने क्या करना है, फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है, रेलिवेंट फेयर मार्केट वैल्यू इज एट द टाइम रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड और शेयर एक्चुअली सोल्ड विच एवर इज अर्लियर। तो एक समरी आ गई हमारे पास कि यार ये सिनेरियो है। एग्जामिनर जब सवाल बनाएगा तो अब इसमें से कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है सिवाय एक बात के, केयरफुली आपने सिनेरियो वैल्यूएट कर लिया। सिचुएशन 1 का सवाल है, 2 का सवाल है या के 3 का सवाल है। सर पहले वाला ऑप्शन जो सेल तो सॉरी सेल तो ऑप्शन वाली बात जी, बस आने लग गया, ये देखें सारा कुछ होने लगा, सारा कुछ यहीं कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम सारे सिनेरियोज को ले लेते हैं और एग्जाम का क्वेश्चन भी हम जरा एक सॉल्व हो जाएगा। 2017 की अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। तो अब हम जरा देखते हैं कि यार एग्जामिनर किस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि सिनेरियो में आएंगे तो कुछ बातें हमें क्लियर होंगी, समझ आएंगी। कॉपी निकाल लें अब आप। अच्छा जनाब, पढ़ें जी, सवाल भी पढ़ें एक दफा। जी जनाब, क्या बातें समझ आ रही हैं? कह रहे हैं अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आ रही है समझ? चलें जी, सवाल पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2000। पहली बात, सवाल में देखना है कि वो डिस्कस कह रहा है कि कंप्यूट कह रहा है। कंप्यूटेशन का सवाल है, ठीक है ना। Under an employee share scheme, 30,000 share of Dawood Limited were issued to Qamar on 1st August 2013 for rupees 30 each. According to the scheme, he was not allowed to sell or transfer share before completion of 3 years from the date of issue. The face value of each share is 10 per share. Fair market value of each share on different date was as follows. एक 1 अगस्त 2013 की डेट दी है, एक 30 जून 2016 की डेट दी है, एक 31 जुलाई 2016 की डेट है। फेयर मार्केट वैल्यू, he sold 10,000 share on 31st May 2017 for rupees 65 per share। दो बातें, शेयर की स्कीम आई कब थी? 1 अगस्त 2013 में। शेयर भी उसी दिन इशू हो गए थे, लेकिन साथ ही कंडीशन क्या लगी? रिस्ट्रिक्शन लगी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगी? 3 साल, 2013, 14, 15, 16, 30, 31 जुलाई 2016, ठीक है ना। यहां 3 साल मुकम्मल हुए, 3 इयर्स की रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट हुई। इसका मतलब है इस तारीख की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए फॉर सैलरी कैलकुलेशन, ठीक है ना, फॉर सैलरी कैलकुलेशन।
अब अगर वो पूछे जी अब यहाँ टैक्स ईयर कौन कौन से क्लोज हो रहे हैं, एक 2014 क्लोज हो रहा है, एक 2015 क्लोज हो रहा है, एक 2016 भी क्लोज हो रहा है, इनमें कोई इंपैक्ट नहीं है। पहले तो ये बात समझे, ठीक है ना। 2013 स्कीम भी आई, सारा कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी तो कोई कुछ गेन कैलकुलेट नहीं हुआ। 2015 में कोई गेन कैलकुलेट नहीं हुआ, 2016 में कोई गेन कैलकुलेट। अब 2017 का ये टैक्स ईयर 2017 बन गया ना, अब 2017 में दो गेन क्रिएट हो रहे हैं, एक सैलरी वाला और एक कैपिटल गेन वाला। सैलरी वाले में इररेलेवेंट है इसने शेयर बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं, हमने सिर्फ एक चीज देखनी है, रिस्ट्रिक्शन किस दिन रिमूव हुई, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 50। कितने शेयर मिले थे, 30,000। 30,000 के 30,000 शेयर के ऊपर हमने सैलरी वाला गेन कैलकुलेट करना है, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 15 लाख रुपए का गेन है। इसमें से क्या माइनस करना है, कितने का शेयर इशू किया था, 30 का, 30 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, 9 लाख रुपए। 9 लाख तो हमने ही दिया था ना। अब कोई लेटर और ऑप्शन की प्राइस गिवन नहीं है, ये आ गया सैलरी में, कौन से टैक्स ईयर में, 2017 में। क्लियर होगी बात। लेकिन फिर आखिरी लाइन उसने एग्जामिनर ने ऐड की, ही सोल्ड 10,000 शेयर ऑन 31 मई 2017 फॉर 65 पर शेयर, ठीक है ना। अब वो वाला डायलॉग, 50 तक का गेन सैलरी में जाना है, 50 से ऊपर वाला गेन कैपिटल गेन में जाना है। लेकिन अब एक बात है, अब 30,000 शेयर रेलिवेंट नहीं है, जितने बिके हैं वो रेलिवेंट हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो जैसे वो लॉ कह रहा है वैसे कैलकुलेशन करें कि जी 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 65, क्या आंसर आ गया, 6,50,000। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, 10,000 शेयर, आसान तरीका तो डायरेक्ट ही 50 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना। और जो दूसरा तरीका जैसे लॉ ने लिखा, वो कहता नहीं भाई आपने 30 रुपए का शेयर लिया था, 3 लाख रुपया ये है, और फिर आपने 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय, ये हमने 50 पे लिया ना, 20 रुपए पर शेयर हमारा सैलरी में एडिशन हुई है, ये भी ऐड कर दिया, 2 लाख रुपया ये हो गया, 1.5 कैसे हो गया, अच्छा 5 लाख हमारी कॉस्ट बन गई, कॉस्ट जो हमने एक्चुअल पी की वो, और जो सैलरी में ऐड हुई वो, अब 1.5 लाख का हमारा गेन आ गया, दैट इज कैपिटल गेन। अच्छा ये भी 100% ठीक नहीं है बात, कैपिटल गेन तो हम पढ़ेंगे ना कि अच्छा उसमें और क्या बारीकियां हैं, अभी वो बारीकियां, वो कॉस्मेटिक्स मैंने यहाँ नहीं एड्रेस किए, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि मोटा मोटा 1.5 लाख का गेन इधर जाना था अंडर द हेड, और 6 लाख का गेन जाना था सैलरी में। ये बात समझ आई है। ये फेस वैल्यू क्या चीज होती है? फेस वैल्यू किसे कहते हैं? अगर हम अपनी सेल्फी लेके और पोस्ट करते हैं और वहां जो वैल्यू निकलेगी ठीक, अच्छा जी, एक टर्म यूज होती है फेस वैल्यू। शेयर एक्चुअली जितने, जब कंपनी की बात हो रही है ना, क्योंकि तो कंपनीज काम कर रही है ना, कंपनी के शेयर की एक फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू मीन जितने का शेयर ओरिजिनली अलॉट हुआ है, या जब कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, वहाँ डिसाइड होता है कि एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है। आम तौर पर पाकिस्तान में वो 10 रुपये होते हैं। फिर शेयर अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपये से बढ़ते बढ़ते 1,000 भी जा सकती, कहीं भी जा सकती है, और कम होते होते 10 पैसे भी आ सकती है। मार्केट वैल्यू डिपेंड कर रही है कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ।
डिपेंड कर रही थी वो जो SCCP था ना, जहां हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी, उस वक्त उसने हमें शेयर की कीमत, वो एक जनरल रूल ही लगेगा, हर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। तो वो जो एक लफ्ज, एक डायलॉग है, वो फिर काम में आएगा आपके, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जब इस माइंडसेट से सवाल को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा फेस वैल्यू तो मैंने कभी क्लास में नाम ही नहीं सुना, इसका मतलब है ये नहीं लिखा है वाली कैटेगरी की बात आई है सवाल में। क्योंकि मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कहाँ से करना है, जो नहीं लिखा है, इसीलिए उसने, बात समझ आ रही ना। एम्प्लॉय शेयर स्कीम आए, हमारे ध्यान में पहला सवाल आना चाहिए क्या लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू। अब दो फेयर मार्केट वैल्यू का जिक्र हो रहा है, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई उस दिन की, और अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जिस दिन शेयर इशू हुए उस दिन की। इसके अलावा जो लिखा है वो इररेलेवेंट है, ठीक है ना, वो इस वाले फार्मूला से आप बहुत जल्दी एग्जाम में बाहर आ जाया करेंगे कंफ्यूजन से। तो पता चला यार ये स्कीम का मेन इंग्रेडिएंट था। अब ये वाली हमें फेस वैल्यू रेलिवेंट थी हमारे से, और बाकी सारी चीजें हमारे से रेलिवेंट नहीं थी। और एक वैल्यू हमने उठानी थी कि शेयर इशू कितने का हुआ, 30 रुपए का। एक हो सकता था एग्जामिनर कहता इशूड एट फेस वैल्यू, और फिर नीचे फेस वैल्यू बता देता, फिर इसका मतलब है फेस वैल्यू और इशूड प्राइस सेम है। ये आदत अपनाएं कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना सीखें, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना सीखें, और आपको पता चले कि यार मेरे से क्या बात रेलिवेंट है। फिर हमें बार बार सारा सवाल पूरा पूरा रीड ना करना पड़ रहा हो, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर लें एग्जाम में, ताकि आपको पता हो कि यार ये फिगर मैंने उठानी है, ये डेट मेरे से रेलिवेंट है। बार बार हम ना देखें कौन सी डेट रेलिवेंट है, कौन सी डेट रेलिवेंट नहीं है। अब मैं आपका वो वाला सवाल एड्रेस करता हूँ इसी सवाल के ऊपर। अगर फर्ज करें इसी सवाल में मिस्टर कौन था, ये हैं कमर बाजवा साहब का केस चला, अच्छा जी हैं, नहीं दाऊद कंपनी का नाम है, कमर है, ठीक है ना। अच्छा जी, कमर बाजवा साहब अगर उसी वक्त शेयर की ऑप्शन सेल कर देते, कब शेयर ऑफर किए गए थे, 1 अगस्त 2013 में, और वो कहता कि यार ये जो 30,000 शेयर मिलने का मुझे ऑप्शन लेटर मिला है ना, ये ऑप्शन लेटर उस बंदे ने 10,000 का सेल कर दिया, ठीक है ना, तो खत्म हो गई कहानी। अब देखना है कि यार ऑप्शन लेटर पे कोई पैसे खर्च हुए थे, तो इस सवाल में तो कहीं नहीं हुए थे। तो जब ऑप्शन लेटर सेल कर दिया 10,000 का, कॉस्ट कोई नहीं है, 10,000 का गेन आ गया, खत्म हो गई कहानी, ऐसे खत्म हो जाती कहानी। सर ये 10,000 की सैलरी में नहीं जाएगा? जाएगा ना, यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि सैलरी में ऐड हो गया, सैलरी की कैलकुलेशन हो गई। और अगर मैं कहने लगा, और अगर इसी सवाल में वो रिस्ट्रिक्शन वाली बात ना करता, तो फिर हम इशू डेट देखते कि कहीं लिखी है किस दिन, ऑन 1 अगस्त 2013, ठीक है ना। नहीं, पहले यहां से देखें, अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 30,000 शेयर ऑफ दाऊद लिमिटेड वर इशूड टू कमर ऑन 1 अगस्त 2013। अब ये रिस्ट्रिक्शन वाली बात हटती सवाल में से, और ये सारा कुछ लिखा होता, तो हम 40 रुपए से कैलकुलेशन करते 30,000 शेयर की, और फिर 10,000 शेयर की कैलकुलेशन करते 65 के हिसाब से। ये बात समझ आ रही है? इसी सवाल पर खड़े होकर आप तीनों सिनेरियो की कैलकुलेशन को समझें, ताकि एग्जाम लेवल सवाल ही आप डिस्कस कर रहे हों। अगर कमर अपने शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज करने की बजाय ऑप्शन ही सेल कर देता,
तो जितने की ऑप्शन सेल होती क्योंकि फ्री मिली हुई है वो अमाउंट सैलरी में ऐड होती। अगर रिस्ट्रिक्शन ना होती तो शेयर की कीमत थी उस वक्त 40 रुपए और मिला है 30 रुपए का, 10 रुपए का गेन सैलरी में जाता पर शेयर, ठीक है ना। और अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी तो अब हमें देखना है जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 50 रुपए, 30 रुपए का हमें मिला है, 20 रुपए पर शेयर हमारी सैलरी में ऐड हो रहा है। अगर शेयर खरीद लिए हैं तो फिर जब वो एक्चुअली सेल होंगे उस वक्त ओवर एंड अबव इन एनी केस कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। लेकिन कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हम मोटी मोटी अभी समझ रहे हैं, जाहिर है उसके रेलिवेंट हेड में जाके इस हेड ऑफ इनकम को पढ़ा जाएगा। सर कहाँ वो नहीं देखना जो राइट साइड मिलेगा और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, राइट तो एक्सरसाइज कर दिया ना। हाँ, अगर इस सवाल में फर्ज करें आपने राइट को भी एक्सरसाइज करना था, राइट हमने कब शेयर इशू किए हैं, यकम 8/2। इसी सवाल को जरा और फैलाते हैं। वो कहता है जी हमने 25 जून 2013 को राइट दिया था, ठीक है। अब टैक्स ईयर 2013 भी इन्वॉल्व हो गया, पहले नहीं हो रहा था, अब इन्वॉल्व हुआ है। अब वो कहता है यार 13 को तो ना उसने राइट सेल किया है 2013 में, ना उसने एक्सरसाइज किया है, तो ये वो नो ट्रीटमेंट वाली ऑप्शन बन गई। यही पढ़ा है ना हमने। फिर 2014 के टैक्स ईयर में या इसने राइट सेल कर दिया होगा या एक्सरसाइज कर लिया होगा। अब अगर सेल कर दिया है तो फिर वो ऑप्शन लग जाएगी, और अगर एक्सरसाइज कर लिया है तो फिर एक्सरसाइज वाली ऑप्शन लग जाएगी। ऐसे हमें समझ आनी चाहिए, और ये कोई भी एक सवाल पकड़ के हम अपने जो हमारा सिनेरियो है उस पूरे को अप्लाई करने की पोजीशन में हों। क्या ये सिनेरियो एलेबोरेट कर लेंगे अब आप इस सवाल पे? ठीक हो गई बात जी? अच्छा जनाब, ले जनाब, अब हमारे पास वही आ गया, सारी कैलकुलेशन आ गई, कंप्यूट करके हमने दिखा दिया कि कैसे 15 लाख वो आ गया, 9 लाख ये आ गया, 6 लाख हमारे पास सैलरी में आ गया। ठीक हो गया ना। कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग से कैलकुलेट मैंने करवा दिया आपको, अभी इसलिए नहीं किया कि कैपिटल गेन अभी हमने यहाँ पढ़ा नहीं हुआ। अच्छा, इसी वाले टॉपिक में से ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जामिनर पिक कर लेता है बाद दफा। किस तरह से? ये भी पास्ट पेपर ही का क्वेश्चन है 2008 के टर्म। A company intend to launch an employee share scheme for its employee for the purpose of educating its employee in this regard. The management want to prepare a summary containing the taxability of the following. Option granted to an employee. Disposal of option to acquire share under employee share scheme. Share issued to an employee under option that they are subject to restriction on transfer. Explain the timing and valuation aspect in respect of the above. अब सारा स्कीम पूरा सेक्शन 14 इसके अंदर कवर है, ठीक है ना। क्या बताना है? नंबर 1, ऑप्शन ग्रांटेड, the value of right or option to acquire share under an employee share scheme granted to an employee shall not be chargeable to tax. जैसे अभी हम कह रहे थे कि अगर ऑप्शन यहाँ ग्रांट की गई तो टैक्स ईयर खत्म हुआ 2013 का, तो 2013 में जी मुझे ऑप्शन मिली हुई है खाली, इस बेस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। हाँ, खाली ऑप्शन मिले होने से कुछ नहीं है, मैंने ऑप्शन या सेल की हो या एक्सरसाइज की हो, फिर भी रेलिवेंट रूल्स के तहत। Where in a tax year an employee disposes of a right or option to acquire share under an employee share scheme, the amount chargeable to tax to an employee under that salary for that year shall include the amount of any gain, वही A minus B। A क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू जो रिसीव की है, B क्या है? जो हमारी कॉस्ट आ रही थी, अगर आ रही थी। और तीसरी बात, where share to an employee under employee share scheme are subject to रिस्ट्रिक्शन, फिर वो 2 बातें बतानी पड़ेंगी, अर्लियर टाइम और इस तरह से चले। तो सारा कंटेंट आपको समझ आ जाएगा। अगर न्यूमेरिक सवाल आए तो वो हमें समझ आ गई है बात।
अगर थ्योरेटिकल सवाल थ्योरेटिकल डिस्कशन के स्टाइल में है तो वो बात समझ आ गई है। तो स्लाइड नंबर 126 तक का डाटा आपको समझ आ जाना चाहिए। जी बस ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, इंटरप्रेट करते हुए, मोटी मोटी लॉ की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। अगरचे ये वाले सवाल ये नहीं कि जीरो हो गए हैं, ये वाले सवाल की वेटेज रिड्यूस हो गई है थोड़ी सी। ये तो पुराना सवाल है ना 2008 का, अब ज्यादा न्यूमेरिकली पूछी जा रही हैं बातें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकली पूछी जा रही है। हमें दोनों एंगल से तैयारी करने की जरूरत है। और वो जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हम करते हैं समटाइम, बच्चों में एक बात मशहूर हो जाती है। आप में से कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कैफ का कोई पेपर, तो एक अच्छा कुछ बच्चे हैं जो बी लॉ पढ़ कर आए हुए हैं, उनको तो प्रॉब्लम कोई नहीं होनी। जो ये वाले बच्चे हैं ना, जो ये वाले बच्चे हैं, वो कियम वाला जाहिद कभी कोई और जाहिद कभी है, ये कैफ वाला जाहिद कभी कोई और जाहिद कभी है। तो एक इम्प्रेशन आपको, यार सर ने प्रैक्टिस कम करानी है, यार सर ने प्रैक्टिस नहीं करानी, तो ज़रा वो देख लेना। ये इनमें से कोई स्लाइड नहीं है जो इस दफ़ा की बनी हुई। ये जब से मैं टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ इन्हीं से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अमेंड कर लेते हैं चीज़ें, अपडेट कर लेते हैं चीज़ें, वही है। इतनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। इससे ओवर एंड अबव वाली प्रैक्टिस बच्चों के ऊपर सिर्फ बोझ डालने वाली बात है, जो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। आपको याद है हम क्यूएम में भी ऐसे ही करते थे, बी लॉ में भी ऐसे ही करते थे। हमारा स्टाइल सिर्फ डिफरेंट ये है, हमने 5 सवाल हल करने की बजाय इस सवाल को 5 में कन्वर्ट किया हुआ है। ये वो एक मसलक का इख्तिलाफ है, ठीक है ना। इसलिए लोगों की बातों में नहीं आपने आना, और आपने इसी वाले मसलक पे चलना है। ये आसानी का रास्ता है, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का रास्ता है। अब वो वाला दौर नहीं है कि एक टीचर आए खड़ा होकर जी मैं 18 घंटे पढ़ता था, आप 18 घंटे पढ़ो। नहीं है, मैं जब 18 घंटे फर्ज किया, पहली बात तो है कि ये डायलॉग ही होता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता था। दूसरी बात, जब 18 घंटे पढ़ते थे तो पढ़ सकते थे, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना टिकटॉक था, ठीक है ना। अब आपने उनके साथ भी जीना है। हम तो कहते कहीं कहीं हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दें। हम तो कहते ही नहीं कि आप फेसबुक छोड़ दें और ये कर दें और वो कर दें। इसलिए हमने स्मार्ट वे से, लर्निंग से अपने आप को अपलिफ्ट करना है। अगर हम वो वाली स्ट्रेटजी लगा रहे हैं कि जिस टीचर ने फर्ज किया 2002 में, 3 में, 4 में क्वालिफाई किया था, तो यार 2, 3, 4 वाली स्ट्रेटजी तो आज के दौर में लग नहीं सकती ना। इसलिए आपने नई स्ट्रेटजी से ही पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और एक रीजनेबल प्रैक्टिस के साथ आपने चीज़ों को लर्न करके और आगे चलना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल अब आप टेस्ट लेकर आएंगे, हमने टेस्ट डिस्कस करना है।